स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। अब तक रशिया यूक्रेन क्राइसिस में हमने क्या देखा था कि रशिया यूक्रेन को कंप्लीटली डोमिनेट कर रहा है और यूक्रेन के कई सारे टेरिटरी को रशिया कैप्चर कर चुका था। फिर पीस टॉक्स की बात हो रही थी, लेकिन जब रशिया 30 तारीख को 300 से भी ज्यादा मिसाइल यूक्रेन के ऊपर में बरसाता है तो यूक्रेन को एक बड़ा स्टेप लेना था और यूक्रेन ने एक बहुत मेजर स्टेप लिया है, जिसकी वजह से यूक्रेन पहले बॉर्डरिंग एरियाज में ड्रोन स्ट्राइक्स करता था, लेकिन पहली बार यूक्रेन रशिया के बॉर्डरिंग एरियाज से 3 से 4,000 किलोमीटर दूर रशिया के एयरक्राफ्ट जो कि न्यूक्लियर केपेबल थे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। 40 एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया है कंप्लीटली, जिसकी वजह से रशिया को 2 बिलियन से 7 बिलियन डॉलर तक का नुकसान हुआ है। और ये जो ऑपरेशन चलाया गया था यूक्रेन के द्वारा, ये जियोपॉलिटिक्स के इक्वेशन को अब कंप्लीटली चेंज कर सकता है। और अब रशिया में बहुत सारे लोग जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि आप ये पीस टॉक्स कर रहे हैं, आप जो यूक्रेन रशिया का पार्ट था एक टाइम पे, वो यूक्रेन आपके इतने सारे एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर रहा है, आपके इतने बिलियन डॉलर्स तक का नुकसान कर रहा है और आप उसके साथ बात कर रहे हो। हम इतने मेजर पावर हैं और वो एक छोटा सा कंट्री हमारे ऊपर अटैक करके चला जा रहा है। तो इसी वजह से जो पीस टॉक्स होना था इस्तांबुल में वो अब खतरे में दिख रहा है और जो यूएसए स्टेप लेने वाला था, ले चुका था नागासाकी में, वही स्टेप लग रहा है कि रशिया एक छोटे रेंज का न्यूक्लियर मिसाइल जो है वो अब यूक्रेन के ऊपर में बरसा सकता है और दुनिया जो है वो कंप्लीटली चेंज हो सकती है। और इसी के बारे में आज के इस सेशन में हम बात करेंगे। तो हेलो एंड वेलकम, दिस इज स्टडी IQ एंड आई एम प्रशांत झा। हुआ क्या था? तो हुआ यह था कि 1 जून को हमने देखा कि रशिया पहले अटैक करता है, 300 से ज्यादा मिसाइल जो यूक्रेन के ऊपर में बरसाता है। फिर 1 जून को क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है और ये इससे इंडिया को भी सीख लेने की जरूरत है कि कल को पाकिस्तान भी ऐसा अटैक कर सकता है। क्या हुआ था? तो अब देखते हैं ना कि जो यूक्रेन, अब हम बात करते हैं कि इंडिया के पास जो S-400 जैसा डिफेंस मैकेनिज्म है, तो रशिया के पास भी होगा S-400, तो रशिया के द्वारा मेड है। तो फिर क्या हुआ ऐसा कि ड्रोन हमारे 3,000 से 4,000 किलोमीटर अंदर आ गया और S-400 उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, S-500 डिस्ट्रॉय ही नहीं कर पाया। क्यों? तो ये एक टैक्टिकल ब्रिलियंस जो है वो यूक्रेन खेलता है। क्या हुआ था इसको हम समझते हैं। देखिए, यूक्रेन के जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं और जेलेंस्की इसको खुद से जो है वो लीड करते हैं और रशिया के 4 रशियन एयर बेसेस जो कि बहुत अंदर थे उनको, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, रशियन प्रोनाउंसिएशन मेरी थोड़ी वीक है इसी वजह से। अब ये बेलाया, ओलेनिया और दो एयर बेसेस थे जिनको डिस्ट्रॉय किया है और इस तरह का विजुअल्स जो है वो सामने आ रहा है। और इस तरह के विजुअल्स जब रशियन प्रेसिडेंट देख रहे होंगे तो उनको रातों में नींद नहीं आ रही होगी और कहीं ना कहीं इसी वजह से जब ऐसा अटैक हुआ तो फिर रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो एक सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग बिठाते हैं जिसमें कुछ स्टेप लेने की बात हो रही है। और वो क्या स्टेप है वो हम आने वाले टाइम पे देख ही लेंगे। क्या वो स्टेप यूक्रेन को डिस्ट्रॉय करने वाला है या फिर नाटो बीच में आएगा, ये भी हम देखेंगे। अब देखिए क्या होता है कि ये जीनियस टैक्टिकल ब्रिलियंस जो था ये हुआ कैसे था। तो सबसे पहले क्या करती है, सबसे पहले यूक्रेन क्या करता है, देखिए पूरा प्लान मैं समझा रहा हूं। यूक्रेन क्या करता है, अपने ड्रोन्स को, अब देखिए अंदर में ड्रोन्स को भेजेगा तो रशिया के पास जो डिफेंस मैकेनिज्म है उस ड्रोन को ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन यूक्रेन क्या करता है, पहले ड्रोन को स्विफ्टली बॉर्डरिंग एरियाज में भेजता है। वहां से रशिया के एक जो गद्दार होंगे, कुछ जो यूक्रेन के एजेंट होंगे, वो उस ड्रोन्स को ट्रक में भर के लेके जाता है और ट्रक में भर के वो रशिया के बहुत अंदर तक लेके जाता है। और वहां पर इस तरह से आप देख सकते हैं, AI जनरेटेड इमेज है, ट्रक में भर के जाता है और वो ड्रोन जब एयर बेसिस के पास ट्रक पहुंचता है तो उस ड्रोन को ट्रक से निकाल दिया जाता है और वहां यूक्रेन में जो लोग बैठे हुए थे उस ड्रोन को कंट्रोल करते हैं और रशिया के एयरक्राफ्ट मिसाइल्स को, एयरक्राफ्ट जो थे, जो न्यूक्लियर केपेबल एयरक्राफ्ट थे, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इस जो ये जो पूरा ऑपरेशन स्पाइडर वेब है, एक पता नहीं बहुत फनी नाम है स्पाइडर वेब। अब इस स्पाइडर वेब को इन दोनों लोगों ने लीड किया था और ये ऐसा ऑपरेशन नहीं था जो कि आज हमने सोचा और कल वो हो गया, नहीं, ये पिछले 1.5 साल से प्लान चल रहा था। और इसी वजह से कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं कि जब ट्रंप हमेशा रशिया को एक्स पे पोस्ट करते हैं और वो कहते हैं हमेशा बहुत सारी मीडिया में वो कहते हैं कि हमने यूक्रेन को रोक रखा है, नहीं तो रशिया जो है वो रशिया के ऊपर में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन यूक्रेन कर सकता है। तो वो इसी ओर इशारा करता है कि डोनाल्ड ट्रंप को पता था कि यूक्रेन कुछ ऐसा मेजर स्टेप ले रहा है और इसकी वजह से रशिया को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। बट जब रशिया नहीं माना तब ट्रंप ने भी सोचा कि तुम्हें जो करना है करो,
ये पुतिन मान नहीं रहा है, तुम्हें जो करना है करो। पुतिन को मन ही नहीं है पीस ट्रीटी करने का, तो इसीलिए यूक्रेन ने फिर ऐसा मेजर स्टेप लिया था। अब देखिए ये जो यूक्रेन है वो इसी तरह के एयरक्राफ्ट को क्यों वो उन्होंने टारगेट किया था, क्या था इस एयरक्राफ्ट में ऐसा, तो ये देख सकते हैं ये A50 सर्विलियंस एयरक्राफ्ट है। जो अब देखिए 3 तरह के एयरक्राफ्ट को यूक्रेन ने डैमेज किया था। एक A50 सर्विलेंस एयरक्राफ्ट था, एक Tu-95 और दूसरा Tu-22। अब ये एयरक्राफ्ट में क्या खासियत था कि ये जो एयरक्राफ्ट है सबसे पहले क्या करता है कि ऊपर में जाता है। ये आइज मतलब रशिया का आइज था, वो यूक्रेन के ऊपर में घूमता रहता था और देखता था कि कौन से ऐसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन हैं जिनके ऊपर में रशिया जो है वो मिसाइल दाग सकता है। तो ये यूक्रेन के ऊपर से घूमता रहता था और देखता था कि सर्विलांस करता था कि कौन कौन से लोकेशन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं रशियन पर्सपेक्टिव से। फिर ये इस तरह के मिसाइल बीस्ट जो है यूक्रेन के ऊपर में उड़ता था और बॉम्बिंग करना शुरू कर देता था। और इस तरह के ये जो Tu-22 हैं ये अपने साथ मिसाइल्स लेके जाता था और इस तरह के जो एयरक्राफ्ट हैं इनमें कैपेबिलिटी थी कि ये न्यूक्लियर पेलोड्स, न्यूक्लियर वॉरहेड तक को भी अपने माउंट कर सकते थे अपने एयरक्राफ्ट में, और जिसकी वजह से यूक्रेन को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते थे। लेकिन रशिया रुका हुआ था और अब जो लगता है सिनारियो वो चेंज होने वाला है। ये आप देख सकते हैं, इसके फीचर्स कुछ रहे हैं जिसको मैंने बोला कि A50 सर्विलांस जो एयरक्राफ्ट था इसको आइज इन द स्काई बोला जाता है, और इसकी वजह से जो टोटल 41 एयरक्राफ्ट रशिया के डिस्ट्रॉय हुए जो कि 2 से लेके $7 बिलियन तक के थे। और अब रशिया को अब तो सैंक्शंस लगे ही थे, अब रशिया को एक बहुत बड़ा झटका लगा। 41 एयरक्राफ्ट जो आपके अगर डिस्ट्रॉय होते हैं वो भी बिना वॉर जैसे सिनारियो में, रशिया इसको वॉर कहता भी नहीं था, वो ऑपरेशन कहता था, लेकिन इस छोटे से ऑपरेशन में ही रशिया के 41 एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय आते हैं। तो ये सोचा जाता है कि यूक्रेन इतनी छोटी सी जो कंट्री है वो इतना बड़ा स्टेप ले सकती है। तो आने वाले टाइम पे यूक्रेन का जब मोरल बूस्ट होगा तो फिर वो और कौन कौन से मेजर स्टेप प्लान कर रही होगी, जो 1.5 साल से ऐसा स्टेप वो प्लान कर रहे होंगे, तो हो सकता है कि कुछ और ऑपरेशंस आने वाले टाइम पे यूक्रेन का हमें देखने को मिल जाए। पर यह सिनेरियो होता है कि इन्होंने जो टारगेट किया इन प्लेन के बाद, तो रशिया का क्या रिएक्शन सामने में आता है। तो हमेशा हमने देखा है कि कभी भी कोई कंट्री के ऊपर में अटैक होता है, जब हम भी पाकिस्तान के ऊपर में अटैक किया था हमने बालाकोट में, तो पाकिस्तान भी बोलता है कि नहीं कुछ बड़ा नहीं हुआ। उस तरीके से डिफेंस मिनिस्टर जो है वहां के ये भी बोलते हैं कि कुछ बड़ा नहीं हुआ, क्योंकि वो डाउन प्ले करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रशियन लोगों का मोरल और ज्यादा डाउन हो जाएगा इसकी वजह से। और वो कहते हैं कि कोई फैटेलिटी नहीं हुई है जो उनके द्वारा ये, बट उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि यूक्रेन ने जो है हमारे एयर बेसिस को अटैक किया है। और अब लगता है कि सिनेरियो चेंज हो जाएगा। और ये जो यूक्रेन ने किया ना, ये आप अगर देखोगे ना तो लगता है कि यार कब तक कोई, अब देखिए पीस टॉक्स की बात हो रही थी, रशिया फिर भी पीस टॉक्स के मिड में ही यूक्रेन के ऊपर में मतलब मिसाइल्स के द्वारा 300 से भी ज़्यादा मिसाइल्स यूक्रेन के ऊपर में उन्होंने बरसाए थे। यूक्रेन जो एक कंट्री, एक हरा भरा कंट्री था, अब वो ऐसा लग चुका है ना बंजर हो गया है। मतलब एक वॉर के बाद वाला जो सिनेरियो हमने वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप का देखा था, वही अब यूक्रेन का हमको देखने को मिलता है। 31 तारीख को हमने देखा है कि कैसे 300 से भी ज़्यादा मिसाइल्स दागे गए थे, जिसकी वजह से 13 लोगों को की जान गई थी, 3 बच्चे भी इसमें थे। और उसके बाद यूक्रेन को लगा कि नहीं, हमें एक ऐसा मेजर स्टेप लेना होगा, और इसकी वजह से यूक्रेन ने एक बड़ा मेजर स्टेप लिया, ये दिखाने के लिए कि हम भी आपके ऊपर में कुछ कार्रवाई कर सकते थे लेकिन नहीं कर रहे थे, पर अगर आप आगे स्टेप लेंगे तो हम भी आगे स्टेप ले सकते हैं। लेकिन देखिए इसका जो टाइमिंग है ना वो बहुत मतलब इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी बात हो रही थी कि 30 तारीख को ये किया, फिर 1 तारीख को यूक्रेन ने किया, अब 2 तारीख को क्या था, इस्तांबुल में पीस टॉक्स होने थे, रशिया यूक्रेन के बीच में बात होनी थी कि कैसे ये जो सिनेरियो है इसको डी एस्केलेट किया जाए, कैसे अब रशिया यूक्रेन के बीच में जो सिनेरियो था उसको नॉर्मलाइज किया जाए। लेकिन अब ऐसा सिनेरियो जो है वो लगता है कि अब चेंज हो जाएगा। इसीलिए चेंज हो जाएगा क्योंकि रशिया ने भी अटैक किया, यूक्रेन ने भी किया, और अब मुझे नहीं लगता है कि रशिया चुप रहने वाला नहीं है, क्योंकि रशिया के ऊपर में अब बहुत ज्यादा प्रेशर अपने जनता की तरफ से मिल रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि रशिया में डेमोक्रेसी का हालत कितना गंभीर है, लोग वैसे ही पुतिन से नाराज हो जाते हैं, लेकिन अभी वो फिर भी पुतिन को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि एक यूक्रेन थ्रेट था, यूक्रेन को अच्छा रिटेलिएशन जो है वो रशिया दे रहा था। अब देखिए आप ही सोचिए ना कि अगर पाकिस्तान चाइना के साथ कोई एक ऐसा डिफेंस ट्रीटी साइन कर ले जिसमें ऐसा बोला जाए कि अगर पाकिस्तान के ऊपर में हम कल को सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो चाइना भी अटैक कर देगा, तो अगर ये डिफेंस ट्रीटी साइन हो जाएगा तो कितना दिक्कत हो जाएगा। वही सेम सिचुएशन
यूक्रेन भी कर रहा था, यूक्रेन भी नाटो में मिलने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से रशिया जो है वो यूक्रेन को सबक सिखाना चाहता था और ये सबक सिखाया भी था। लेकिन अब जब यूक्रेन ने इतना मेजर स्टेप लिया है, $7 बिलियन तक का नुकसान रशिया का किया है, तो लोग डिमांड कर रहे हैं। वहां के अगर आप ऑब्जर्वेशन देखेंगे, लोगों के रिएक्शंस को देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कितना ज्यादा गुस्सा उनके अंदर में है, क्योंकि $7 बिलियन कम नहीं होता है। तो वो कहते हैं कि यार यूक्रेन जो हमारे देश का एक पार्ट था सोवियत यूनियन के टाइम पे, वो यूक्रेन हमारे इतने सारे प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, क्योंकि हम तो मेजर पावर हैं। अब सोचिए कि यूएसए को मैक्सिको कुछ ऐसा कर दे तो यूएसए को तो गुस्सा आएगा है ना, कि यार इतना छोटा सा कंट्री और उसने मेरे को सबक सिखा दिया। तो इसी वजह से रशिया के लोगों के अंदर भी बहुत ज्यादा गुस्सा है और बोला जाता है कि वहां के लोग परमानेंट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं कि कुछ तो परमानेंट सॉल्यूशन निकालिए और यूक्रेन को सिखाइए कि हम न्यूक्लियर केपेबल हैं। और मुझे लगता है कि यूएसए जो है, जैसा नागासाकी में हारे हुए जापान को बॉम्ब गिरा करके, न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा के सबक सिखाया था, उसी तरीके से रशिया जो है एक छोटा जो स्केल का न्यूक्लियर जो बॉम्ब है वो यूक्रेन के ऊपर में गिराएगा और इस बहुत दिन से जो वॉर खिंच रहा था उसको खत्म करेगा। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या यूक्रेन रशिया के बीच में न्यूक्लियर जो एस्केलेशन होगा, क्योंकि यूक्रेन के पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब है नहीं, तो क्या नाटो बीच में आएगा, क्या यूएसए बीच में आएगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का तो हमेशा से स्टैंड रहा है कि जो है वो यूक्रेन के कंप्लीटली सपोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप नहीं थे। वो कहते थे कि ये पुतिन अच्छा दोस्त हैं, हो जाना चाहिए, सुलह हो जाना चाहिए, दोस्ती हो जानी चाहिए, यूरोप में फिर से शांति बहाल होनी चाहिए। और यूरोप के लोगों को तो वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप पसंद नहीं थे। तो क्या सिनारियो होगा नाटो में, अब कौन कौन सी सिनारियो ऐसे आएगी और रशिया के ऊपर में फिर से सैंक्शंस लगेंगे या नहीं लगेंगे, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग मेरे भाई और मेरी बहनों। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।